हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार स्पेशल में बिहार में पर्यटन, बिहार की जनगणना और बिहार की राज व्यवस्था के बारे में टोटल पूरी जानकारी आप सभी को पता है। वर्तमान में दोस्तों आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं, जैसे हो गया बिहार एसएससी, हो गया दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती को बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, उसमें बहुत सारा हेल्प मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखने को आप मिलेगा बिहार स्पेशल से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिहार पर्यटन से। सबसे पहले बिहार पर्यटन। बिहार में पर्यटन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद है। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एवं मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद होते हैं। और पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया गया है। क्या उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया गया है। बिहार में पर्यटकों को लोगों को बिहार टूरिज्म बिल्सफुल बिहार और बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किटों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उसके प्रमुख स्थल निम्नलिखित दिया गया है। हम लोग जानेंगे दोस्तों जो कौन कौन प्रमुख स्थल है, प्रमुख सर्किट है, जो हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे बिहार राज्य में। मतलब क्या क्या चीज़ है जो एक टूरिज्म के रूप में देखा जाता है या टूरिज्म के रूप में देखने के लिए लोग आते हैं बाहर से, उसके बारे में हम लोग सभी चर्चा करेंगे। बौद्धिक सर्किट की अगर बात करें, बौद्ध सर्किट में बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों में इसका स्थान दिया गया है। जैसे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने उपदेश के लिए उनके स्तूप आदि कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। महाबोधि मंदिर गया में जो स्थित है, सुजाता गढ़ स्तूप जो गया में स्थित है, विश्व शांति स्तूप जो राजकीय नालंदा में है, अशोक स्तंभ जो वैशाली में पाया जाता है, बुद्ध अवशेष स्तूप जो वैशाली में है, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। ये सभी दोस्तों बौद्ध धर्म के, बुद्ध धर्म के जो जितना भी एकदम इम्पोर्टेंट स्थल कह सकते हैं, मतलब पर्यटन के रूप में देखने लायक चीज़ है। आप लोग अगर कभी नहीं गए तो यहाँ आप लोग जाइए जरूर, एकदम मज़ा आएगा दोस्तों। ऐतिहासिक चीज़ है ये सब। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप सभी में से बहुत सारे लोग नहीं गए। बोधि मंदिर हो गया, विश्व शांति स्तूप हो गया, सुजातागढ़ स्तूप गया में जो है, अशोक का स्तंभ वैशाली में है, केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है, बुद्ध अवशेष जो स्तूप वैशाली में स्थित है। ये सभी जगह अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोग जाइए, देखने के लिए मजा आएगा। जैन सर्किट जो है बिहार बार में तीर्थकर वासुपुज और 24वें तीर्थकर के महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान है। किसका? जैन सर्किट का। बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल भी मौजूद है। वो कहाँ कहाँ है हम लोग जानेंगे। जल मंदिर पावापुरी जो नालंदा में पाया जाता है, जैन मंदिर लछुआर जमुई में है, जैन मंदिर कुंडलपुर में जो नालंदा में स्थित है, जैन मंदिर कुंडग्राम में जो वैशाली में स्थित है। ये सभी जो दोस्तों जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है, ये सभी इतना इस जगह में स्थित है। अब रामायण सर्किट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रामायण सर्किट कहाँ कहाँ है। रामायण सर्किट हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम, माता सीता से संबंधित रही है। दोस्तों हम लोग जान सकते हैं बिहार का जो पवित्र भूमि है, भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद है। सीताकुंड जो सीतामढ़ी में स्थित है, सिंहेश्वर स्थान जो सहरसा में स्थित है, वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में, अहल्या स्थान जो दरभंगा में है, और रामशिला जो गया में स्थित है, अप्रेस शिला जो गया में स्थित है, सिंहेश्वर स्थान जो सहरसा में दोस्तों स्थित है। अब सिख के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जैन के बारे में जान लिए दोस्तों, बौद्ध के बारे में, अब रामायण सर्किट के बारे में जान लिया। अब सिख धर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिख सर्किट बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्मभूमि रहा। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। अब सिख के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्थल है जो देखने लायक है दोस्तों। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब पटना में है, और गुरुद्वार को गुरु का बाग पटना में है ये दोस्तों। कंगन घाट पटना में स्थित है, प्रकाश पुंज ये भी पटना में है, और गुरुद्वार हांडी साहिब पटना में, गुरुद्वार बाल लीला पटना में, गुरु नानक कुंड जागीर ये सब
सभी चीज़ पटना में स्थित, मतलब ये सभी जो दोस्तों कह सकते हैं कि सिख का जो धर्मों का पर्यटन स्थल, ये सभी एकदम बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। वहाँ जाएंगे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब सूफी सर्किट के बारे में जान लेते हैं। सूफी सर्किट क्या है? बिहार की भूमि में सूफीवाद की चिश्ती एवं सुहार वर्दी से संबंधित रहा। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद भी है। मनेर शरीफ जो पटना में स्थित है, अमझर शरीफ औरंगाबाद में स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो रोहतास में स्थित है, बड़ी दरगाह नालंदा में स्थित है। हो सकता है दोस्तों आप लोग जितना भी चीज़ आप सभी को जैन धर्म जो मतलब बौद्ध धर्म जितना भी चीज़ के बारे में आप सभी को बताए, हो सकता है आप सभी में से बहुत सारा चीज़ नहीं देखे होंगे। आप लोग कभी जाएंगे तो एक बार जरूर देखिएगा। इको सर्किट कहाँ दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं मनभावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मनभावक दृश्य मौजूद है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बारावर की गुफाएं जो जहानाबाद में स्थित है। घोड़ा कटोरा जो राजगीर नालंदा में स्थित है। और कांबर झील जो बेगूसराय में स्थित है। भीम बांध जो अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। तेलहड़ कुंड जो कैमूर में स्थित है। ककोलत जो झरना नवादा में स्थित है। ये सभी जो दोस्तों बिहार में, हमारे बिहार में इतना सारा चीज पाया जाता है। अब यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है। उसमें से कौन सा 2 स्थल है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार 2 स्थलों को चिन्हित किया गया। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया 2002 में इसको मतलब यूनेस्को के विश्व विरासत में स्थल में मतलब सूची में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल। भगवान बुद्ध विज्ञान की प्राप्ति गया में ही हुआ था। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद था। प्रांगण जो आंगन होता है दोस्तों, इसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पे नालंदा महावीर पुरातात्विक जो स्थल है, इसको भी 2016 में जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। नालंदा महावीर का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में था। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। पूरे विश्व की अगर बात करें दोस्तों, नालंदा जो महावीर पुरातात्विक जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में 1 नंबर पे ये मतलब आता था, जो यहाँ पे शिक्षा का केंद्र माना जाता था। लेकिन बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का कार्य किया गया, जहाँ 2024 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो गया। यहाँ पे फिर से शैक्षणिक सत्र जो प्रारंभ हुआ दोस्तों 2014 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम लोग बिहार पर्यटन के बाद हम लोग बिहार जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार जनगणना के बाद दोस्तों हम लोग बिहार राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उसके पहले बिहार राज्य व्यवस्था से बात करने से पहले बिहार की जनगणना के बारे में टोटल बात कर लेते हैं हम लोग। बिहार की जनगणना भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। वो भी यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एकदम आप जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, जरूर आपका एग्जाम निकलेगा दोस्तों। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। लेकिन भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में। और भारत में जो नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई, मतलब अलग रूप से हुआ। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है दोस्तों 10 करोड़ हमारे बिहार में 2011 में था जनसंख्या। लेकिन 2012 मतलब 12 साल के बाद अब ये आप लोग कितना हो सकता है लगभग 15 करोड़ हो गया होगा। 12-13 करोड़ से एकदम निश्चित पहुंच गया होगा हमारे बिहार की जनसंख्या दोस्तों। अब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तीसरा स्थान हमारे बिहार का है। अब बिहार एवं भारत 2011 जनगणना का आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, इसमें जान लेते हैं।
कुल जनसंख्या 10,41,00,000 और भारत वर्ष में 2011 में 121.06 करोड़। और कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 52.14%। कितना है? 52.14%, मतलब जो बिहार का है कुल पुरुषों का। और भारत वर्ष में 2011 में 51.47% पुरुषों का। कुल जनसंख्या में महिलाओं का अगर बात करें तो बिहार में टोटल 47% है इसका जनसंख्या। और पूरे बिहार मतलब भारत की अगर बात करें टोटल 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो 9.23 करोड़ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं दोस्तों। बिहार में अगर बात करें दोस्तों कितना 10 करोड़ 41 लाख में 9 करोड़ 23 लाख टोटल ये सब जो रहता है सिर्फ ग्रामीण मतलब गांव देहात सब में रहता है। अब यहाँ पे पूरे भारत की अगर बात करें तो जो ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़, लगभग 121 करोड़ पूरे ऑल ओवर इंडिया की आबादी है, लेकिन 83 करोड़ 37 लाख जो आबादी सिर्फ हमारे गांव में बसते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 88.7% ग्रामीण का और पूरे भारत का 68.8%। शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ मतलब 1 करोड़ 18 लाख और भारत की पूरी और शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो 37 करोड़ 71 लाख है। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 11.3% और पूरे भारत में 31.2%। शहरीकरण का दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो 0.8% मात्र है और पूरे भारत के अगर शहरीकरण की दशकीय वृद्धि की बात करें 3.4% मात्र है। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि की अगर बात करें तो हमारे गांव में जो 25.42% है और 17.7% है। अगर लिंगानुपात की अगर बात करें तो हमारे बिहार राज्य में 918 है और पूरे भारत की अगर बात करें तो 943 है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की अगर बात करें तो 935 है और पूरे भारत में अगर बात करें तो 919 है। घनत्व की अगर बात करें तो 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग स्क्वायर है और पूरे भारत की अगर बात करें तो 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। 0 से 14 वर्ष की आयु के समूह का जनसंख्या प्रतिशत 40% 2% है और पूरे भारत में 30.9% है। 15 से 59 साल की आयु की जनसंख्या की अगर बात करें तो 53.5% है और पूरे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे 60.7% है। 60 वर्ष से अधिक की आयु की अगर बात करें तो मात्र 6.3% है हमारे बिहार में और पूरे भारत में 8.4%। मतलब कह सकते हैं कि युवाओं का देश भारत को ही माना जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सूचक बिहार में सूचक साक्षरता दर के बारे में और भारत में बात करेंगे। साक्षरता दर की अगर बात करें तो बिहार में 2011 के अनुसार 61.8% था। पूरे भारत की अगर बात करें तो 73% है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो 71.2% है और पूरे भारत की अगर साक्षरता की बात करें तो 80.9% है। महिला की साक्षरता की दर की बात करें तो पूरे बिहार की अगर बात करें तो 51.5% है और पूरे भारत में 64.6% है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 और 2011 के बीच में 17.9% हुआ जो मतलब बिहार में, और भारत में अगर बात करें तो 10.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर की अगर बात करें तो पूरे बिहार में 59.8% है और पूरे भारत में अगर ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 67.8% है। शहरी साक्षरता दर 76.9% और पूरे भारत की अगर बात करें तो 84.1% शहरी क्षेत्र की साक्षरता। अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या 15.72% और पूरे भारत में 16.6%। अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो बिहार में 1.3% और पूरे भारत में 8.6% है। अब यहाँ पे बात करें बिहार द्वारा 2011 की जनगणना संबंधित आंकड़े क्या क्या है। विषय प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। सर्वाधिक क्षेत्र वाले 3 जिले पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले शिवहर, अरवल, शेखपुरा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिला शेखपुरा, शिवहर, अरवल।
अब यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि अगर वाले बात करें तो सबसे पहले मधेपुरा आ जाता है, फिर किशनगंज, फिर अररिया एवं खगड़िया। फिर सबसे कम जनसंख्या 10 के वृद्धि की अगर बात करें तो अरवल, गोपालगंज, दरभंगा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सभी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिला किशनगंज, कटिहार, गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कौन कौन? शिवहर, पटना और दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला कैमूर, जमुई, बांका। और सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले पटना, मुंगेर, भागलपुर, जो सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले के रूप में माना जाता है, पटना, मुंगेर और भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले कौन कौन है? समस्तीपुर एवं बांका, मधुबनी और कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले रोहतास, पटना, भोजपुर। और सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन है? पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन है? रोहतास, भोजपुर, बक्सर। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन है? 3 जिला पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो 3 जिला रोहतास, मुंगेर, पटना। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जो 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जो जिला 3 जिला कैमूर, पटना, मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिले शिवहर, शेखपुरा, मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला 3 जिला कौन कौन है? गया, नवादा, औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जाति SC मतलब प्रतिशत वाले 3 जिले किशनगंज, कटिहार, भागलपुर सबसे कम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति SC प्रतिशत वाले 3 जिले कौन है? पश्चिमी चंपारण, कटिहार, जमुई। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति ST प्रतिशत वाले 3 जिले खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। अब बिहार की जनसंख्या के बाद दोस्तों हम लोग बिहार की राज व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए बिहार की पर्यटन के बारे में, फिर बिहार की जनगणना के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग बिहार की राज व्यवस्था के बारे में। बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। तत्पश्चात 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। उस समय की अगर बात है तो राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों, 39 मुस्लिमों और 4 महिलाओं, 2 आंग्ल भारतीय, 2 यूरोपीय भारतीय, 13 विशिष्ट क्षेत्रीय व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 20 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत दर्ज किया था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तत्कालीन गवर्नर इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1927 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री बने। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार की बनी। कब? पहली बार कांग्रेस सरकार बनी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुआ। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री रामदयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध
भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। 1939 ईस्वी में 1945 ईस्वी तक के विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। 1935 ईस्वी में अधिनियम के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला था। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। अगला पॉइंट यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर जैसे क्वेश्चन पूछ देगा स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आप सभी को जवाब देना 1952 ईस्वी। जिसमें बिहार विधानसभा 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 227 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया। अब यहाँ पे बिहार की राज्य व्यवस्था शासन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय शासन। राज्य की विधायिका में कौन कौन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल, विधान परिषद। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक पदाधिकारी और स्थानीय शासन के बारे में आ जाता है पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सबसे पहले राज्यपाल के बारे में, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्य सरकार की जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। कौन? राज्यपाल जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कितने बार? 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बिहार के राज्यपालों की सूची, सर जेम्स सिस्टम और जो राज्यपाल जो बने हैं कौन कौन? सर जेम्स सिप्टन 11 फरवरी 1935 ईस्वी में 10 मार्च 1937 तक बना है। सर मॉरिस गर्नियर हैलेट जो था 11 मार्च 1937 ईस्वी और 15 मार्च 1938 तक बना है। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्वीकवाट 16 अगस्त 1939 ईस्वी से लेकर 2 फरवरी 1943 तक बना है। चौथा बना है सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड और इसका मतलब 3 फरवरी 1943 से लेकर 6 सितंबर 1943 तक बना है। सर फ्रांसिस मूडी कार्यकारी 7 सितंबर 1943 से लेकर 23 अप्रैल 1944 तक बना और सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से लेकर 12 मई 1946 तक बना। सर हाफ डो 13 मई 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक बना। ये था जितना भी था जो स्वतंत्रता से पहले की जो जितना भी राज्यपाल था। अब जो बात करेंगे दोस्तों हम लोग स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो राज्यपालों को सूची था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन है? सबसे पहले सबसे पहला है जयराम दौलतराम दोस्तों, उसके बाद माधव श्री हरि अन्य है, फिर RN दिवाकर है, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन है, MS अयंकर है, नित्यानंद कानूनगो है। सर दोस्तों यहाँ पे आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग यहाँ पे कॉपी में नोट कर सकते हैं। न्यायमूर्ति UN सिन्हा है, 8वां देवकांत बरुआ है, 9वां है रामचंद्र धोडीवाड़ा है भांडरे है, 10वां जगन्नाथ कौशल है, 11वां न्यायमूर्ति KBN सिंह पदासीन है, 12वां अखलाकुर रहमान किदवई पहली बार बना और P बेकंट सुमैया है और 14वां गोविंद नारायण सिंह है, 15वां न्यायमूर्ति दीपक कुमार सिंह है,
जो 16वां RD प्रधान है, 17वां जगन्नाथ पहाड़िया है। 18वां दोस्तों न्यायमूर्ति जी सोहानी है। और 19वां है दोस्तों यूनिस सलीम है। 20वां बी सत्यानारायण नारायण रेड्डी है। और 21वां मोहम्मद शफी कुरैशी है। 22वां अखलाकुर रहमान किदवई है, दूसरी बार बना ये जो अखलाकुर रहमान दोस्तों। 23वां दोस्तों सुंदर सिंह भंडारी है। और 24वां है न्यायमूर्ति BM लाल पदासीन है। 25वां है सूरज भान है। 26वां विनोद चंद्र पंडाय है। और 27वां है दोस्तों यहाँ पे MR जोईस है। 28वां वेद प्रकाश मारवा पदासीन है। और 29वां बूटा सिंह है। और 30वां गोपाल कृष्ण गांधी है। 31वां है एक RS गवई है। और 32वां रघुनंदन लाल भाटिया है। 33वां है देवानंद कुंबर है। 34वां DY पाटिल है। 35वां है केसरनाथ त्रिपाठी। फिर 36वां रामनाथ कोविंद है। और 37वां केसरीनाथ त्रिपाठी दूसरी बार बना। 38वां सत्यपाल मलिक है। और 39वां लालजी टंडन है। और यहाँ पे 40वां है फागू चौहान है। 29 जुलाई से अभी पद पर है। और जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के दो ऐसे राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। मतलब दोस्तों जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बना था। श्री फागू चौहान बिहार के 40वां राज्यपाल बना था। पदासीन इसका अर्थ होता है उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल के कार्यभार संभालते हैं। अब विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। विधान परिषद बिहार राज्य के विधायिकी द्विसदनीय जिसमें विधान परिषद और उच्च सदन ये एक अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद गठन निर्माण एवं वर्धन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया। कब? 169 में। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती है। और अगला पॉइंट बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 26 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी दौरान आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह भी मनाया जाता है। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 75 है। और बिहार परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। कितना तक? जो विधान परिषद में जो कार्यकाल जो होता है 6 साल तक के लिए होता है। विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है। विधान परिषद में 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य अस्थायी निकायों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचक द्वारा। जो इसका सदस्यों का चयन इस प्रकार भी किया जाता है। अब विधानसभा के बारे में जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। बिहार राज्य विधायिका निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन होता है। विधानसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, विधान परिषद अस्थायी होता है। विधानसभा की अगर बात करें तो वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित किया गया है। 7 फरवरी 1921 ईस्वी को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में 7 फरवरी को। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष भी समारोह मनाया जाता है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 टोटल है। अगला पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, विधानसभा की सीटों में 38 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके लिए अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
वर्ष विधानसभा में सदस्यों की संख्या, वर्ष विधानसभा में सदस्यों की संख्या। 1913 की अगर बात करें तो टोटल विधानसभा संख्या 43 था, 1937 में 30, 1952 में 72 था, 1958 में 96 था, 2000 ईस्वी में 75 था। 1937 में 52 टोटल था, 1952 में 331, 1957 में 319, 1977 में 325 और 2000 ईस्वी में 243 था। विधानसभा संख्या विधान परिषद में इतना था। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री जो होता है राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी त्याग करना पड़ता है। बिहार में अगर मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो कब बना था? मुख्यमंत्रियों की सूची कौन कौन है हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। पहला है बिहार में मोहम्मद यूनुस, 1 अप्रैल 1937 से लेकर 1 अप्रैल 19 जुलाई 1937 तक। श्री कृष्ण सिंह बना, श्री कृष्ण सिंह फिर दूसरी बार बना। दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय बना। अगर यहाँ 7वां की अगर बात करें दोस्तों, 7 नंबर की कौन जो मुख्यमंत्री बिहार का बना? महामाया प्रसाद सिन्हा बना था। दूसरा सतीश प्रसाद सिन्हा बना था। तीसरा बीबी मंडल बना था। 10वां भोला पासवान शास्त्री बना था। राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था। 11वां जो हुआ था दोस्तों, 11वां सरदार हरि सिंह वर्मा भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। और 13वां दरोगा प्रसाद राय, 14वां कर्पूरी ठाकुर, 15वां भोला पासवान शास्त्री तीसरी बार बना। राष्ट्रपति शासन तीसरी बार। 16वां जो केदार पांडे, 17वां अब्दुल गफूर बना। 18वां जगन्नाथ मिश्रा, राष्ट्रपति शासन चौथी बार लगा। और कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। और राम सुंदर दास राष्ट्रपति शासन 5वीं बार लागू हुआ। चंद्रशेखर सिंह 22वां बना। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद 24वां, 25वां सत्येंद्र नारायण सिन्हा और 26वां जगन्नाथ मिश्रा तीसरी बार बना। और 27वां जो है लालू प्रसाद यादव बना। उस समय राष्ट्रपति शासन 6ठी बार लागू हुआ था। 28वां जो लालू प्रसाद यादव दूसरी बार बना। और 29वां जो है राबड़ी देवी बना। राष्ट्रपति शासन 7वीं बार लागू हुआ। 30वां है राबड़ी देवी दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन गई। और नीतीश कुमार फिर 31वां मुख्यमंत्री बना। फिर 32वां राबड़ी देवी तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। अब यहाँ पे आगे है दोस्तों, 33वां नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। 34वां नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। 35वां जीतन राम मांझी बना। और 36वां नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बना। और 37वां नीतीश कुमार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना। और 38वां नीतीश कुमार 6ठी बार मुख्यमंत्री बना। 39वां नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बना। और 40वां नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बना। 10 अगस्त से लेकर अभी तक पद पर है दोस्तों। मतलब 2022 में फिर वो ये मतलब इन्होंने शपथ भी लिया था, मतलब 38वां मतलब 8वीं बार मुख्यमंत्री शपथ लिया था इन्होंने लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1937 में स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह था। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री था। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद था। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर था। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार का सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हुआ। और पंचायती राज की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार पंचायती राज अवधि 1992 में लागू किया गया। अगला पॉइंट है बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी से कार्यरत हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है कि इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। पंचायती राज के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होंगे, और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण भी होगा। पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों पर पदों के अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवा का दर्ज प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है, पंचायती राज चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं। ग्राम सभा के अगर बारे में बात कर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे, ग्राम सभा क्या होता है दोस्तों। ग्राम सभा या पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होता है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम सभा का जो आयोजन होता है मुखिया के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का जो कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या 1/20 होता है। कितना? 1/20 होना चाहिए। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक के अध्यक्ष संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा होता है। ग्राम सभा का मुख्य कृत कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना होता है। ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। कितना? अगर निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को कुल मिलाकर 7000 अगर जनसंख्या तो एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक की घनपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी 1/2 होगा। अब ये बात करें ग्राम कचहरी क्या होता है। ग्राम कचहरी, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृतियों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक 5 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित 5 सदस्यों एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्यायमित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी को कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। अब पंचायत समिति के बारे में जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है और उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में
प्रमुख को देता है। अब यहाँ पे जिला परिषद के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायतों का समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करता है। जिला परिषद का सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। अगला पॉइंट है, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अगला पॉइंट, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधि के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि क्या है। मुखिया प्रत्यक्ष जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है, उप मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दे देता है, और प्रमुख अप्रत्यक्ष अनुमंडल दंडाधिकारी को उप प्रमुख को देता है। पंचायती राज समिति जो होता है प्रमुख को, जिला परिषद अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी को दिया जाता है त्यागपत्र। जिला परिषद जो उपाध्यक्ष होता है जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाता है। जिला परिषद का जो सदस्य होता है जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाता है। सरपंच जो होता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। उप सरपंच जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है, और पंच सरपंच को देगा। अब नगरीय जो प्रशासन होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं का उद्देश्य नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा बिहार में नगर निगम परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी शासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम प्रावधान किया गया है। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया गया तथा इसमें भी पंचायती राज की प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की जाती है। दोस्तों हम लोग का यहाँ पे लास्ट है नगरीय प्रशासन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। नगरीय प्रशासन के बाद नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्या होता है। वर्तमान में बिहार में कुल निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154। बिहार में नगर पालिका की बात कर लेते हैं। राज्य की न्यायिक स्वास्थ्य व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार द्वारा 1909 ईस्वी के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था सर एडवर्ड बेनार्ड डैश चैम्पिस कैम्बियर था। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल पर स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। प्रशासन व्यवस्था क्या है। प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य का प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया। राज्य मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी डीएम, अनुमंडल जो होता है अनुमंडल पदाधिकारी जो एसडीओ होता है उसको अंदर रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से दोस्तों, मतलब जो चलाने का क्या होता है, प्रशासनिक जो इकाई चलाने का, राज्य को मुख्य सचिव के द्वारा चलाया जाता है, प्रमंडल को आयुक्त कमिश्नर चलाया जाता है, जिला को जिला पदाधिकारी मतलब डीएम, अनुमंडल को जो होता है अनुमंडल पदाधिकारी जो एसडीओ होता है अनुमंडल होता है, प्रखंड अंचल जो होता है दोस्तों प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ या तो सीओ के द्वारा अंचल पदाधिकारी के द्वारा चलाया जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंधन करता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिहार का पर्यटन हम लोग बात कर लिए, बिहार का जनगणना क्या होता है उसके बारे में बात कर लिए, बिहार का जो राज्य व्यवस्था था उसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को दे दिया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।